नमस्कार। चलिए एक कल्पना करते हैं, एक ऐसा समाज जो बस 1000 साल के अंदर पूरी तरह से बदल जाता है। जो कभी घुमंतू कबीले थे, वो देखते ही देखते बड़े बड़े शक्तिशाली राज्यों में बदल गए। तो ये कहानी है भारत के वैदिक युग की, एक महान परिवर्तन की। और हमारी आज की ये पूरी चर्चा इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी कि आखिर कैसे सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी, एक आविष्कार पूरी की पूरी सभ्यता को एक नया आकार दे सकता है। ये कहानी है एक ऐसे बदलाव की जिसकी वजह थी सिर्फ एक खोज। देखिए, ये टाइमलाइन हमें दो बिल्कुल अलग दुनिया दिखाती है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और इन दोनों के ठीक बीच में 1000 ईसा पूर्व में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने इतिहास की धारा ही बदल कर रख दी। तो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम वेदों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि पुरानी दुनिया कैसी थी, उस एक क्रांतिकारी खोज को समझेंगे जिसने सब कुछ बदला, और फिर देखेंगे कि उसके बाद समाज कैसे पूरी तरह बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये वेद शब्द, इसका मतलब क्या है? जिन ग्रंथों के नाम पर ये पूरा युग पड़ा, वो आखिर हैं क्या? वेद शब्द का सीधा सा मतलब है ज्ञान, यानी नॉलेज। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इन ग्रंथों को किसी इंसान की रचना नहीं, बल्कि दैवीय माना जाता था। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ सुन के याद रखा गया, और इसी सुनने की परंपरा के कारण इन्हें श्रुति भी कहते हैं। हाँ, एक बात और, वेद कोई एक सिंगल किताब नहीं है जैसा कई लोग सोचते हैं। ये असल में 4 पवित्र ग्रंथों का एक पूरा पुस्तकालय है। तो चलिए इन चारों से मिलते हैं। तो हर वेद का ना अपना एक अलग ही फ्लेवर है। सबसे पहले ऋग्वेद, ये सबसे पुराना है, जिसमें देवताओं के लिए सुंदर भजन है। फिर आता है यजुर्वेद, इसे आप एक तरह की गाइड बुक समझ सकते हैं, जो यज्ञ कैसे करना है ये बताता है। सामवेद तो पूरा का पूरा धुनों और मंत्रों का कलेक्शन है, माना जाता है कि भारतीय संगीत की जड़ें यही हैं। और आखिर में अथर्ववेद, ये आम इंसान की जिंदगी से जुड़ा है, जिसमें रोजमर्रा के जादू टोने और मंत्र हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं अपनी कहानी के पहले एक्ट में। देखते हैं कि वो समाज कैसा था जिसने ऋग्वेद की रचना की। तो ये दुनिया कैसी थी? सोचिए, ये लोग कबीलों में रहते थे और समाज काफी हद तक डेमोक्रेटिक था। मतलब राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, उसे लोगों की सुननी पड़ती थी। महिलाओं को बराबरी का दर्जा हासिल था, और समाज में किसी की जगह जन्म से नहीं बल्कि उसके काम से तय होती थी। और इस दौर के जो सबसे बड़े सुपरस्टार देवता थे, वो थे इंद्र, यानी गरज और युद्ध के देवता। अब उनकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ऋग्वेद के 1000 से ज्यादा भजनों में से अकेले 250 सिर्फ इंद्र को समर्पित हैं। और अब आता है कहानी का असली टर्निंग पॉइंट, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये एक पूरी क्रांति थी, और इस क्रांति का नाम था लोहा। देखिए हुआ क्या, इस एक धातु ने एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर दी। लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से पहली बार घने जंगल साफ होने लगे। फिर लोहे के हलों ने जमीन की जुताई को इतना आसान और असरदार बना दिया कि खेती में जैसे बूम आ गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि अनाज जरूरत से ज्यादा होने लगा। और जब पेट भरने की फिक्र खत्म हुई तो घुमंतू कबीले एक जगह बसने लगे, और यहीं से जन्म हुआ पहले राज्यों का, जिन्हें जनपद कहा। तो इस लोहे की क्रांति ने समाज को अंदर से कैसे बदला? तो चलिए अब देखते हैं 1000 बीसी के बाद की दुनिया को, जहां एक बिल्कुल नई व्यवस्था बन रही थी। इस नए दौर में समाज की तस्वीर पूरी तरह पलट गई। घुमंतु जीवन की जगह अब लोगों ने स्थायी खेती शुरू कर दी। राजा अब पहले जैसा लोकतांत्रिक नहीं रहा, वो एक पावरफुल शासक बन गया। लेकिन जो सबसे बड़े बदलाव आए ना, वो समाज के अंदर आए। अब किसी की पहचान उसके काम से नहीं बल्कि जन्म से तय होने लगी, और समाज में महिलाओं का दर्जा भी तेजी से गिरने लगा। इस फर्क को और साफ साफ देखते हैं। जहां पहले लोकतांत्रिक सभाएं थीं, अब वहां था एक निरंकुश राजा। जहां पहले लोग अपनी मर्जी से उपहार देते थे, अब उन्हें उपज का छठा हिस्सा टैक्स के तौर पर देना जरूरी था। और आजाद कबीलों की जगह अब बसे हुए राज्यों ने ले ली थी। और ये बदलाव सिर्फ राजनीति तक ही नहीं थे। देखिए, पहले पशुपालन मेन ऑक्यूपेशन था, अब कृषि लाइफ का आधार बन गई। महिलाओं का दर्जा जो पहले ऊंचा था, उसमें भारी गिरावट आई। समाज की वर्ण व्यवस्था लचीली से कठोर हो गई। यहां तक कि भगवान भी बदल गए। युद्ध के देवता इंद्र की जगह अब सृष्टि के निर्माता प्रजापति मुख्य देवता बन गए।
अब देखिए, जैसे जैसे राजा की पावर बढ़ी ना, तो राजकाज और मोरालिटी पर भी डीप थिंकिंग शुरू हुई। जरा इस कहावत को सुनिए, ऊंचा मत बोलो, भूमि के भी कान होते हैं। ये दिखाता है कि राजा भले ही कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे भी हमेशा सावधान और न्यायपूर्ण रहने की सलाह दी जाती थी। तो सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन युग की कौन सी बातें आज भी हमारे साथ हैं? इसकी लेगेसी क्या है? वैदिक युग की विरासत असल में दोधारी है। एक तरफ इसने हमें उपनिषदों का गहरा दर्शन, जीवन के 16 संस्कार और रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों की नींव दी। तो वहीं दूसरी तरफ वर्ण व्यवस्था जैसी जटिल सामाजिक संरचना भी इसी युग में मजबूत हुई, जिसका प्रभाव भारतीय समाज पर सदियों तक रहा। और यही सवाल सोचने के लिए है, इन हजारों साल पुरानी गूंज में से कौन सी आज भी हमारी दुनिया को, हमारे समाज को आकार दे रही है? वाकई ये एक सोचने वाली बात है।